गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। देखिए इसमें पाचन एवं अवशोषण पढ़ा रहा था, इसमें मैं अगले लेक्चर में आपको बता दिया हूं। अब इसमें देखिए अगले लेक्चर हमारा है अवशोषण के लिए आंत की संरचना का संरचनात्मक विशेषताएं। जैसे हमारी आंत जो है, आंत है स्मॉल है इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत। तो आंत की एक ऐसी संरचना, एक ऐसी बनावट है कि जो अवशोषण करती है। ठीक, अवशोषण एब्जॉर्प्शन जो करती हैं, ये कैसे हैं कि जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, उसकी संरचना कैसी है, कैसी बनावट है शरीर में, उसके बारे में हम आपको आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए अवशोषण के लिए आंत की संरचनात्मक विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं। ये पचे हुए भोजन को अवशोषण मुक्त आंत की दीवार, पचे हुए भोजन की अवशोषण मुक्त आंत की दीवार द्वारा इसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 है वॉल्व्यूल कॉनिमेटिज। ठीक है, अब इसमें देखिए इस आंत की म्यूकोसा, इसमें कौन म्यूकोसा, ठीक, म्यूकोसा या म्यूकोसा झिल्ली, म्यूकोसा या देखिए आंत की झिल्ली जो होती है उसमें भी म्यूकोसा, जगह जगह पर वर्तुल, देखिए म्यूकोसा या म्यूकोस झिल्ली, म्यूकोस ठीक, म्यूकोस झिल्ली जगह जगह पर कैसी होती है, वर्तुल, जगह जगह पे बना लेती है वर्तुल। देखिए जगह जगह पर वर्तुल, वर्तुल, वर्तुल कैसे, तो उभरा हुआ, उभरा, ठीक, उभरा हुआ जैसे जगह से कुछ उठा हुआ है, ठीक है, उठा हुआ होता है। जैसे आंत है ये, देखिए मान लीजिए ये आंत है, इसके अंदर इसकी दीवार है, इसमें कुछ उभरा हुआ, जैसे है ना उभरा हुआ, अब ये उभरा हुआ है, ये वर्तुल, ठीक, वर्तुल या सलवटों में उठी होती है। किसमें, सलवटों या सलवटों में उठी हुई होती है। ठीक, सलवटों में उठी या उभार, इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसमें मनुष्य की आंत की सतह के लगभग 3 गुना शक्ति को बढ़ा देती है। आंत है जैसे ये आंत मान लीजिए मनुष्य की, इसकी शक्ति को, ठीक, देखिए इसकी शक्ति को क्या करेगी, 3 गुना इसकी, देखिए शक्ति या क्षमता जितनी है इसकी एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता को 3 गुना बढ़ा देती है। ये आंत है, आंत आप स्मॉल इंटेस्टाइन सब देख रहे हैं, इसकी क्षमता की शक्ति को कितना बढ़ा देती है, 3 गुना। किसकी क्षमता 3 गुना बढ़ा देती है, अवशोषण की। शोषण, अवशोषण क्या होते हैं, जो पचे हुए भोजन, ठीक, इसमें पचे भोजन, पचे भोजन जो अवशोषण के रूप की क्षमता को
3 गुना ये बढ़ा देती है। इसमें क्या होता है, म्यूकोसा या म्यूकोस झिल्ली, ठीक, की जगह जगह वर्तुल, उभार या सलटों में उठी हुई होती हैं, जो मनुष्य की आंत की सतह का लगभग 3 गुना क्षमता अवशोषण की बढ़ा देते हैं। इसमें अगर पहले आप सेकेंड वाला देखिए, रसांकुर। अब सेकेंड वाला इसमें आ गया रसांकुर। रसांकुर की क्या विशेषता है, देखिए ये आंत की भीतरी दीवार, आंत की भीतरी दीवार, जैसे आंत है, आंत की कौन सी, बाहरी नहीं, इसकी भीतरी दीवार भीतरी दीवार देखिए हो गया, इस पे भीतरी दीवार की तल पे करोड़ों छोटे छोटे उंगली जैसी संरचना होती है। कितनी होती है, करोड़ों। देखिए करोड़ों, बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे, कैसी संरचना होती है, छोटे छोटे, इनकी जो संरचना होती है अंगुली जैसी, अंगुली जैसी है, अंगुलीकार, ठीक है। देखिए जैसे अंगुली है ना, छोटी छोटी ये अंगुली हम लोग बड़ी है, इससे भी छोटी ये अंगुलाकार होती है। अब ये अंगुलीकार जो संरचना होती है, जब अंगुलीकार संरचना होगी तो इसकी दीवार भी, उस दीवार पे जो करोड़ों की संख्या में, वो भी कुछ उभार होगा, ठीक है। तो उभरा हुआ ये भी रहता है, कैसा है, उभरा हुआ। जब उभरा हुआ रहेगा तो उन्हीं को क्या कहते हैं, रसांकुर, रसांकुर या बिलाई। देखिए रसांकुर, रसांकुर, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलाई, ठीक। बिलाई, जो उभरे हुए भाग को रसांकुर एवं बिलाई कहते हैं। ये अवशोषण की सतह को, अवशोषण की सतह को कितना बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। इसकी संख्या 10 गुना बढ़ जाती है अवशोषण की। देखिए क्षमता कितनी हो जाती है, कितनी बढ़ जाती है इसमें, 10 गुना। पिछले वाले में कितना बढ़ी थी, 3 गुना। अब देखिए 10 गुना, ठीक, इसकी क्षमता बढ़ गई 10 गुना। और मनुष्य में जो बिलाई की संख्या होती है, बिलाई है मान लीजिए, इनमें देखिए 40 से 50 लाख है। रसांकुर जो छोटे छोटे है, भीतरी दीवार पे है, अंगुली जैसी संरचना है। ये तो देखिए करोड़ों में अंगुली जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे अंगुली का। और रसांकुर कहते हैं, इसकी जो संख्या होती है 40 से 50 लाख, ठीक है। कितने, 40 से 50 लाख, और इनकी संरचना इतनी होती है। आप देखिए, फिर से देखिए रसांकुर, आंत की दीवार, जो आंत की दीवार की तल पे छोटे छोटे उंगली जैसी संरचना होती है, और इनको रसांकुर या बिलाई कहते हैं। इनकी क्षमता जो
10 गुना बढ़ा देते हैं और विलाई या रसांकुर की संख्या लगभग 40 से 50 लाख तक होती है इनकी संरचना में। अब अगला देखिए, थर्ड नंबर देखिए सूक्ष्माकार। देखिए ये क्या है, सूक्ष्माकार एकदम स्मॉल, ठीक है, सूक्ष्माकार या एकदम स्मॉल। अब इसमें देखिए म्यूकस अस्तर की प्रत्येक ठीक, म्यूकस अस्तर की प्रत्येक कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से, प्रत्येक कोशिकाएं क्या, देखिए प्रत्येक कोशिकाएं या कोशिका स्वतंत्र रूप से एकदम फ्री, प्रत्येक कोशिका जैसे म्यूकस की प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र लगभग 600 सूक्ष्मांकुर होते हैं। इसमें कोशिकाएं कितनी है, देखिए इसमें कितनी होती हैं, 600 सूक्ष्मांकुर होते हैं। जो ये सतह पर पाए जाएंगे भी उभरी हुई है, ठीक, सब देखिए उभरी हुई है और इनकी 8 जैसी संरचना, जैसे ब्रश देखते हैं आप, ब्रश जैसी संरचना हो जाती है, क्योंकि उसमें इतने सूक्ष्मांकुर उभरे हुए होते हैं, ये ब्रश जैसी संरचना बना लेते हैं। ये क्षमता अवशोषण को 20 गुना बढ़ा देते हैं। देखिए यही 20 गुना, ठीक, इनकी क्षमता क्या होती है, 20 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। पहले हम देखे थे इनमें 3 गुना थी, दूसरे में देखे थे 10 गुना थी, अब इसमें क्षमता देखिए 20 गुना है। इसमें सूक्ष्मांकुर इतना है, अभी इसके पहले वाले में देखे थे 40 से 50 लाख तक विलाई पाई जाती थी, उसमें स्मॉल जो संरचना थी अंगुली जैसे छोटे छोटे, वो करोड़ों की संख्या में थी। सब में उभार था, सबसे अधिक जो है सूक्ष्मांकुर की अवशोषण की क्षमता हो गई 20 गुना, ठीक। अब अगला देखिए, इसमें कर्माकुंचन, अगली गति हो गई, अगली कर्माकुंचन, ठीक। अब अगली गति हो गई इसमें कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति जैसे आंत की दीवार में कर्माकुंचन होती है, कर्माकुंचन से इनमें मंथन होता है। देखिए आंत की दीवार, आंत की दीवार में कर्माकुंचन होता है, कर्माकुंचन जैसे फैलना सिकुड़ना तथा मंथन गति होती है इसमें। मंथन, मंथन जैसे राउंड करना, इसमें द्वारा चाइम म्यूकस, चाइम म्यूकस, ठीक। ये क्या, और चाइम म्यूकस इसमें होता है, इसके संपर्क में
अवशोषण की काफी समय लगता है। इसमें जो मिल जाता है मिक्सचर जो आंत की दीवार में कर्माकुंचन गति तथा मंथन गति और चाइम म्यूकस जो सिक्रीशन होता है, ये उसके संपर्क में आने पर अवशोषण बहुत मदद करता है, जिसमें अवशोषण में बहुत मदद। कर्माकुंचन हो गया। अब अगला देखिए आंत की लंबाई। अगला लंबाई। अब आंत की लंबाई आंत से लेके आहार नाल, जो भोजन वाली नाल थी, इसमें सबसे लंबा भाग है आंत। जो इसमें लार्ज और स्मॉल दोनों है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, तो ये उसका सबसे लंबा भाग है आंत। आंत सबसे लंबा भाग है जिसमें भोजन इसके अंदर काफी समय तक रहता है, सबसे ज्यादा समय तक यही में रहता है, और अवशोषण भी इसी जगह होता है। इसमें सबसे ज्यादा अवशोषण देखिए आंत में ही होता है, क्योंकि ये सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए पाचन और अवशोषण में आंत की संरचना में 3-4 विशेषताएं हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिसमें पहला म्यूकस झिल्ली था, इसमें आप देखे थे 3 गुना थी। फिर इसमें रसांकुर वाले में जो करोड़ों की संख्या में विलाई, करोड़ों की संख्या में उंगली जैसी संरचना छोटी छोटी पाई जाती थी। ठीक है, और इसमें विलाई की संख्या रसांकुर में देखे थे 40 से 50 लाख थी, इसमें 10 गुना अधिक थी। और सूक्ष्मांकुर में देखें सूक्ष्म स्तर कोश का दीवारें में होती थी जो उभार होकर 600 से सूक्ष्मांकुर बनाती थी, इसमें अवशोषण की क्षमता 20 गुना थी। अब अगला है कर्माकुंचन में आंत की दीवार में कर्माकुंचन तथा मंथन होता था। मंथन के बाद इसमें काफी अवशोषण में मदद मिलती थी। आंत की लंबाई आहार नाल से अब तक में पार्ट में सबसे बड़ा लंबाई इसी का है और अवशोषण में बहुत हेल्प करता है। अब अगला देखिए अब देखिए अवशोषण की क्रिया विधि। अब देखिए अवशोषण की क्रिया विधि। क्रिया विधि। ठीक है, अब अवशोषण की क्रिया विधि में देखिए विसरण द्वारा। पहला है पहला विसरण द्वारा ग्लूकोज। अब जब अवशोषण हो जाता था भोजन का, फिर इसमें देखिए ग्लूकोज देखिए ग्लूकोज हो गया, पेंटोज शर्कराएं, देखिए पेंटोज शर्कराएं, पेंटोज शर्कराएं हो गए, एमिनो अम्ल। ठीक, पेंटोज शर्करा के बाद एमिनो अम्ल, एमिनो
ठीक है। पेंटोस शर्करा, ग्लूकोज शर्कराएं, एमिनो एसिड, लवण व जल, ठीक, लवण एवं जल विसरण द्वारा रसांकुर के, किसके द्वारा, विसरण किसके द्वारा था, रसांकुर, ठीक, विसरण रसांकुर द्वारा इपिथीलियम जो झिल्ली टाइप आती है से विसरित होकर किस कहां चली जाते थे, रुधिर कोशिकाओं में, ठीक है, रुधिर रुधिर कोशिकाओं में चली जाती, विसरित होकर रुधिर कोशिकाओं में चली जाती थी, जिससे ऊर्जा इसमें जो कि व्यय होती थी, इन कोशिका की ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती थी। जो कोशिका है इसमें देखिए रुधिर विसरित होके कोशिका में चली गई, ठीक है, इसमें कोशिका ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। क्या है देखिए, कोशिका ऊर्जा व्यय नहीं होती है, ठीक। इसमें जो कोशिका के पास ये ऊर्जा थी उसको व्यय नहीं करना पड़ता था। और ये जो बचे हुए देखिए ग्लूकोज, पेंटोस शर्करा, एमिनो एसिड, अम्ल, लवण, जल विसरण द्वारा रसांकुर में सीधे रुधिर कोशिकाओं में चला जाता था और ये कोशिकाएं को ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती थी, वो विसरण होकर तुरंत उसमें चला जाता था। क्योंकि उसके बगल देखिए जैसे पानी जो ऊंच से खाल में नहीं चला जाता, जहां ऊंच रहता लेवल, हाई लेवल से लो लेवल की ओर चला जाता है, उसमें कोई ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती थी। अब इसमें देखिए समझे कि ये कोशिकाएं विसरण द्वारा में कोशिका के पास जैसे ये कोशिका है, कौन कोशिका है, रुधिर कोशिका, ठीक है। इसी के पास मान लीजिए आंत है, ठीक। अब इसमें जो पचा हुआ भोजन इससे देखिए विसरण के द्वारा इसमें एंट्री कर देता था, तो इसलिए कोशिका जो रुधिर कोशिका में ऊर्जा जो है ये व्यय नहीं होती थी, व्यय नहीं होती थी, ठीक है ना। इसमें क्योंकि जितनी कोशिकाएं हैं सब में ऊर्जा स्टोर आती है। ग्लूकोज देखिए ये है ना रुधिर, रुधिर कोशिका के पास ऊर्जा आती है, ऊर्जा आएगी तब ना इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा ऊर्जा आती है। अब ये फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज ले जाता है विभिन्न पार्टों की तरफ। इसलिए इस विधि में क्या होती है, विसरण वाले विधि में ग्लूकोज, पेंटोस शर्करा, एमिनो एसिड, लवण, जल का डाइजेस्ट होने के बाद विसरण द्वारा रसांकुर से एपिथेलियम झिल्ली के द्वारा उसमें चला जाता था। इसमें कोशिका की जो ऊर्जा है उसमें कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती थी, हानि नहीं होती, ठीक है ना। अब अगला देखिए सेकेंड नंबर है सक्रिय देखिए इसमें क्या सक्रिय अभिगमन,
सक्रिय अभिगमन के द्वारा सक्रिय अभिगमन, एक्टिव अभिगमन के द्वारा इसमें देखिए अधिकांश ऊर्जा व्यय करके, इसमें क्या होता है, अधिकांश पदार्थ जो थे ऊर्जा को व्यय करके देखिए अधिकांश पदार्थ क्या करते थे, ऊर्जा को व्यय करके, व्यय मतलब खत्म करके सक्रिय अभिगमन द्वारा ग्रहण किए जाते थे। जब अधिकांश पदार्थों का ऊर्जा, ठीक है, को व्यय करके, जब ऊर्जा व्यय होते हैं करके सक्रिय अभिगमन द्वारा, देखिए सक्रिय अभिगमन के द्वारा, अब इसके द्वारा क्या किया जाता था, अभिगमन के द्वारा ग्रहण किया जाता था। सक्रिय अभिगमन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अधिकांश पदार्थ की जो ऊर्जा क्या होती थी, इसमें ऊर्जा को व्यय करके तब सक्रिय अभिगमन के द्वारा ग्रहण किया जाता था। इसके ऊपर वाले में देखे थे कि कोशिका में कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है, ठीक। अब इसमें उसमें देखिए डिफरेंट हो गया ना अंतर। अब अगला देखिए रुधिर कोशिकाओं में अवशोषण, रुधिर कोशिकाओं में अवशोषण, ठीक। अब इसमें देखिए रुधिर कोशिकाएं जो हैं उसमें कैसे अवशोषण हो रहा है। इसमें अमीनो अम्ल, देखिए जो अवशोषण हो गया, अमीनो अम्ल, ठीक। अमीनो अम्ल, शर्कराएं, शर्कराएं क्या आ जाएगा, जैसे शर्कराएं में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब आ जाएंगे शर्कराएं, ठीक। अब देखिए अमीनो अम्ल, शर्कराएं, ठीक, जल, लवण एवं लवण, कुछ अन्य पदार्थ मान लीजिए, ठीक, कुछ अन्य पदार्थ, कुछ अन्य पदार्थ में देखेंगे, जैसे मान लीजिए अन्य पदार्थ हो गए नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक में हो गए, ठीक है। आंत की कोशिकाओं का अवशोषण करके पुनः वो रुधिर कोशिकाओं में चले जाते हैं। ये सब का अवशोषण करने के बाद कहाँ चले जाते थे,
रुधिर कोशिकाओं में। ठीक, फिर यह अवशोषण करने के बाद रुधिर कोशिकाओं में चले जाते हैं, जिसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, जल, लवण, कुछ अन्य पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, क्षारक, ये सब पुनः न्यूक्लियोटाइड्स में अवशोषण होने के बाद फिर उसमें चले जाते थे रुधिर कोशिकाओं में। ठीक, आप देखिए अगला क्या है, लसिका की कोशिकाओं में अवशोषण। कोशिकाओं का अवशोषण। ठीक, अगली हेडिंग है लसिका की कोशिकाओं का अवशोषण वसाएं तथा वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा तथा वसाओं में घुलनशील विटामिन। अब घुलनशील विटामिन हो गया, इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, बी सी को सिर्फ छोड़ करके जितना है सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना, आज जैसे ए है, डी, देखिए ए, डी, ई तथा के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। इनके अवशोषण के पश्चात ये लसिका में पहुंच जाती हैं। ठीक है, अवशोषण, अवशोषण के पश्चात अवशोषण के पश्चात ये कहां पहुंच जाती हैं, लसिका में। ठीक, एक लसिका कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे। लसिका कोशिकाओं में, इसका देखिए इसमें हो गया लसिका कोशिकाओं का वसा तथा वसा से वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण होके अवशोषण के पश्चात ये लसिका में पहुंच जाती है। अब अगला देखिए, स्वांगीकरण। देखिए अगला इसमें क्या पढ़ना है, स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण। अब इसमें देखिए यमीनो अम्ल, इसमें यमीनो अम्ल, ठीक, और ग्लूकोस, ठीक, देखो अमीनो अम्ल हो गया, ग्लूकोस, अमीनो अम्ल, ग्लूकोस एवं वसा, एवं वसा के कण आप देखिए कण, एमिनो अम्ल, ग्लूकोस एवं वसा
के का रुधिर में, ठीक, रुधिर द्वारा, ठीक, देखिए अब रुधिर द्वारा कहां अवशोषण हो जाएंगे, मनुष्य के शरीर में ना, रुधिर द्वारा शरीर, ठीक, रुधिर द्वारा शरीर में क्या हो जाएंगे, विभिन्न कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार। आप ये देखिए अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा एवं विटामिन रुधिर के द्वारा शरीर में विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण होंगे। जब विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा आवश्यकता अनुसार अवशोषण होंगे, वितरित होंगे, तो इसमें अमीनो अम्ल कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के उपयोग में लाई जाती है। इसमें देखिए कोशिका में, कोशिकाओं में, ठीक, अब कोशिकाओं में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, जब प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे, जब कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण कर लेंगी तो इसका उपयोग होगा जो टूटी फूटी ऊतकों की मरम्मत के लिए। जो ऊतक क्या शरीर में टूटी फूटी है, जैसे चोट लग जाए, जैसे WBC RBC है, जब नष्ट हो जाती है उसकी, तो उसकी जगह दूसरा बनाना, ठीक, जो नए जीव द्रव का बनाती है, जो नया जीव द्रव बनाती है। क्या बनाती है नया, देखिए जीव द्रव, नया जीव द्रव बनाती है, ठीक, नया जीव द्रव बनाने का कार्य करती है। और विभिन्न कार्बनिक क्रियाएं को संयोजित करती हैं, नियंत्रित करती हैं, एंजाइम का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसमें एंजाइम का निर्माण करती है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता की मात्रा यकृत कोशिकाओं के अंदर तथा अमीनो अम्ल में अमोनिया को बदल करके, देखिए इसमें आवश्यकता अनुसार यदि यकृत कोशिकाएं, ठीक है, अंदर वसा तथा अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। ये कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करती थी। जैसे ये लीवर में है ना, यकृत, अब ये स्वतंत्र रूप से कोशिकाएं जो अमोनिया और के साथ यूरिया का जब निर्माण करते थे, अमोनिया है NH2 NH3, ठीक है ना, NH2 नाइट्रस हो जाएगा। देखिए और कार्बन डाइऑक्साइड ये बना लेगा NH2CO NH2 प्लस H2O। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया यूरिया, यही यूरिया का निर्माण किसमें होता है, यकृत में, और यकृत में निर्माण होता है। आप देखिए इसमें ग्लूकोज के एक ऑक्सीकरण से एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण, एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा मिलेगी हमको 38 ATP, ये होते एडेनोसिन, ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट मिलेगी। और यही देखिए लीवर जो पीछे बता दिया हो, ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन, देखिए ग्लूकोज को जब ग्लूकोज के रूप में
कन्वर्ट करता है तो ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्रिया होती है ग्लाइकोजेनेसिस। फिर ये ग्लूकोज, देखिए ग्लाइकोजन जब ये कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, तो ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये दोनों क्रिया लीवर के कार्य में बता दिया गया। तो ये किसमें होती थी? लीवर में होती थी। आवश्यकता अनुसार पुनः वो प्राप्त कर लेते थे। अब आगे देखिए भोजन के कार्य। भोजन के कार्य, ठीक। अब भोजन जो आप लेते हो उसके निम्न कार्य है। पहला कार्य तो है ऊर्जा उत्पादन। अब देखिए इसमें क्या है, पहला कार्य ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जो भोजन आप लेंगे उसमें हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। ये खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा जैविक क्रियाएं होती है जिसमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। नंबर 2 है फिर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। देखिए टूटी जो फूट जाती हैं, टूट फूट कोशिका की मरम्मत के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन में ये बदल देते थे। अब देखिए फिर थर्ड पॉइंट है वृद्धि, ठीक। अब वृद्धि में देखिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। प्रोटीन से बने जीव द्रव कोशिका की वृद्धि के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या वृद्धि में प्रोटीन, उपापचय पर नियंत्रण। फिर अगला है उपापचय पर नियंत्रण। उपापचय पर नियंत्रण जो कुछ खाद्य पदार्थ जैसे विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, कोशिकाओं को नियंत्रण करने के बाद ये कैल्शियम फास्फेट है, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, ठीक, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सूक्ष्म पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। फिर अगला है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के द्वारा डीएनए, आरएनए आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत ले जाते हैं। डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? आनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल यही है, ठीक है। ये जो जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर ले जाते हैं ह्यूमन का, ठीक। इसमें भोजन के पाचन में भोजन से कार्य देखे हो गया 3-4 पॉइंट। ऊर्जा का उत्पादन करना, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। टूटी फूटी कोश, नंबर 2 है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। वृद्धि है उपापचय क्रिया पर नियंत्रण करना। आनुवांशिक पदार्थ, ठीक। अब अगले वीडियो के साथ नया लेसन शुरू होगा। धन्यवाद।